जरा सोचिए, प्लाइस्टोसीन युग का एक बेहद खूंखार शिकारी जो सीधे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज हमारे सामने खड़ा हो जाए। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। इस खास डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन एकदम सच है। एक ऐसी कहानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की ताकतों, हमारी इंसानी महत्वाकांक्षाओं और प्रकृति के बेहद नाजुक संतुलन के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम उस जानवर की चर्चा करेंगे जिसे अब तक हमने सिर्फ फॉसिल्स में या फैंटेसी शोज में ही देखा था, यानी द डायर वुल्फ। 13,000 साल, जी हाँ, इतने लंबे समय तक ये प्रजाति इस धरती से पूरी तरह गायब रही। लेकिन अब एक ऐसा सच सामने आया है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक प्रागैतिहासिक शिकारी जो सदियों पहले विलुप्त हो चुका था, उसे विज्ञान ने मानो फिर से सांस लेने का मौका दे दिया है। कोलोजल बायोसाइंसेज नाम की एक कंपनी ने ये ऐतिहासिक दावा किया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उन्होंने इस प्राचीन जीव को वापस धरती पर ला खड़ा किया है। आइए इन नए मेहमानों से मिलते हैं। इन पिल्लू के नाम हैं रोमुलस और रेमस, जिनका जन्म अक्टूबर 2024 में हुआ, और खलीसी, जो जनवरी 2025 में पैदा हुई। ये छोटे पिल्ले इस वक्त अमेरिका की एक सीक्रेट लोकेशन में एक सुरक्षित बाड़े के अंदर पल बढ़ रहे हैं। अब सबसे आश्चर्य की बात देखिए, धूप में खेलते हुए इन नन्हे जीवों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि वे कितने अनोखे हैं। वे पूरी तरह से इस बात से अनजान हैं कि इस पूरी दुनिया में वे अपनी तरह के इकलौते जीवित प्रतिनिधि हैं। ओके, आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। पॉप कल्चर और वैज्ञानिक सच्चाई के बीच हमेशा से एक बहुत बड़ा फासला रहा है। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे टीवी शोज ने डायर वुल्फ को एक शेर जितने विशाल और जादुई जानवर के रूप में पेश किया, लेकिन विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। असल में डायर वुल्फ हमारे आज के ग्रे वुल्फ यानी आधुनिक भेड़िए से आकार में लगभग 25% बड़े होते थे। उनके शरीर पर हल्के सफेद रंग के बाल होते थे और उनके जबड़े इतने शक्तिशाली कि वे किसी भी शिकार को आसानी से दबोच सकें। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस प्रजाति का विकास क्रम काफी चौंकाने वाला है। 1854 में पहली बार ओहायो नदी के पास इसके फॉसिल्स मिले। 1918 में वैज्ञानिक जॉन मैरियम ने कहा कि एक बिल्कुल अलग वंश है, लेकिन तब उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और लगभग 100 सालों तक इन्हें आज के भेड़ियों का करीबी रिश्तेदार ही माना जाता रहा। फिर आता है साल 2021, जब नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी ने हमारी वैज्ञानिक समझ को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस स्टडी ने साबित किया कि डायर वुल्फ असल में एक बिल्कुल अलग प्रजाति थी, जो 57 लाख साल पहले ही आधुनिक भेड़ियों से अलग हो गई थी, और इन्होंने कभी भी ग्रे वुल्फ्स के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं की। और ये बड़ी खूबसूरती से समझाता है कि आखिर विलुप्त जीवों को वापस लाया कैसे जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 ऐतिहासिक रास्ते रहे हैं। पहला है बैक ब्रीडिंग, जैसे क्वागा प्रोजेक्ट, जहां मिलते जुलते जीवों के सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है। दूसरा है क्लोनिंग, जिसने डॉली नाम की भेड़ और बोकार्डो नाम की स्पेनिश बकरी के साथ खूब सुर्खियां बटोरी। और अंत में है तीसरा और सबसे आधुनिक तरीका, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और इसी तकनीक ने कोलोजल बायोसाइंसेज के इस नए डायर वुल्फ प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया है। ये पूरी प्रक्रिया सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। वैज्ञानिकों ने ओहायो की एक गुफा से मिले 13,000 साल पुराने दांत और इडाहो से मिली 70,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए के कुछ टूटे-फूटे अंश निकाले। फिर उस प्राचीन जीनोम को उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार के साथ मैप किया गया। इसके बाद क्रिस्पर कैस9 CISPR Cas9 नाम की जेनेटिक कैंची का उपयोग करके जरूरी ट्रेट्स यानी गुणों को एडिट किया गया। और अंत में इन तैयार एम्ब्रियोज को कुत्तों के अंदर प्लांट किया गया, जिन्होंने सिजेरियन सेक्शन के जरिए इन पिल्लों को जन्म दिया। 99.5%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ और उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार मॉडर्न ग्रे वुल्फ के डीएनए में कितनी जबरदस्त समानता है। और सच कहूं तो इतनी अधिक जेनेटिक समानता ने ही वैज्ञानिकों के लिए इस डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट को संभव बनाया है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि किसी भी जीनोम में लाखों जीन्स होते हैं, है ना? लेकिन वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ के डीएनए में केवल 14 जीन्स को बदला। जी हाँ, सिर्फ 14। इन बदलावों का पूरा फोकस सिर्फ बाहरी विशेषताओं पर था, जैसे कि सिर का आकार, बालों का रंग और शरीर की बनावट।
तो अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। क्या ये सच में वही प्राचीन डायर वुल्फ है? जरा बाईं ओर देखिए। एक असली विलुप्त डायर वुल्फ को वापस लाने के लिए उस प्राचीन शिकारी के 100% जीनोमिक मैच की आवश्यकता होगी। और दाईं ओर है ये आधुनिक पुनरुत्थान, जो असल में 14 बाहरी विशेषताओं के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया एक ग्रे वुल्फ है। इसे ऐसे समझते हैं, इंसानों और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 98.8% की समानता होती है। तो अगर हम चिंपैंजी के डीएनए में कुछ बदलाव करके उसे इंसान जैसा दिखा दें, तो क्या वो सच में इंसान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही ये भी एक इंजीनियर किया गया भेड़िया है। खैर, प्रयोगशाला की इन चमत्कारी दीवारों से बाहर निकलकर अगर हम आज के पर्यावरण की ओर देखें, तो एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक दुविधा हमारे सामने खड़ी है। असली सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम किसी विलुप्त जीव को वापस ला सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आज के इस आधुनिक इकोसिस्टम में, इस माहौल में डायर वुल्फ जैसी प्रजाति के लिए कोई जगह बची भी है? सच्चाई काफी कड़वी है। हजारों साल पहले डायर वुल्फ्स जिन बड़े जानवरों का शिकार करते थे, वो तो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अगर हम इन नए भेड़ियों को जंगलों में आज़ाद छोड़ दें, तो वे उसी शिकार के लिए लड़ेंगे जिस पर आज के ग्रे वुल्फ्स निर्भर हैं। इससे एक बहुत ही खतरनाक प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, जो पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ सकती है। इसीलिए इनकी नियति जंगलों में आज़ाद घूमना नहीं, बल्कि 10 फुट ऊंची कंटीली तारों और ड्रोन की 24 घंटे निगरानी में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपना जीवन बिताना है। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट इकोलॉजी को बचाने से ज्यादा पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है। और यहीं से हमारी प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज की ये दुखद कहानी इस संकट को बिल्कुल साफ कर देती है। 1970 में इनकी संख्या 500 से ज्यादा थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बचे हैं। ये एक ऐसा नुकसान था जिसे हम रोक सकते थे। तो बहस इस बात पर है कि क्या हमें उन जीवों को वापस लाने पर करोड़ों रुपए खर्च करने चाहिए जो हजारों साल पहले ही विलुप्त हो गए, या फिर अपना सारा फोकस और पैसा उन जीवों को बचाने पर लगाना चाहिए जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन हमारे लालच के कारण खत्म होने के कगार पर हैं। 10 लाख 2019 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का ये आंकड़ा सच में डरा देने वाला है। आज हमारी गतिविधियों के कारण पौधों और जानवरों की 10 लाख से अधिक प्रजातियां सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन के एकदम मुहाने पर खड़ी हैं। अगर हम आज ही ठोस कदम उठाकर इन प्रजातियों को बचा लें, तो भविष्य में इन्हें लैब में दोबारा बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो अंत में ये बहुत ही मशहूर और शक्तिशाली कहावत इस पूरी चर्चा का सार निकाल देती है, इलाज से बचाव बेहतर है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मानवता को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और संसाधनों का इस्तेमाल मुर्दों के साथ भगवान की भूमिका निभाने में करना चाहिए, या फिर उसे बचाने में जो आज जीवित है और जिसे हमारी सख्त ज़रूरत है? क्या हम आज के इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए और फिर उन्हें लैब में वापस लाने का भ्रम पालेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इस डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।